बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। अब फैसला करने का वक्त आन पहुंचा है कि हमें आज़ाद अदलिया चाहिए या हमें आज़ाद जजेस चाहिए। ये एक बड़ा अहम और नाजुक ऐसा फैसला है जो होना बड़ा लाजिम है, ताकि वो हमारे मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ों का तयन कर सकेगा, हमारे मुस्तकबिल की एक सिमत का तयन कर सकेगा। व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ूंगी। आज के इस व्लॉग के अंदर भी एक अहम मुलाकात से लेकर इस खत के साथ जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं उसकी तफसील की तरफ बढ़ेंगे, मगर दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बड़ी अहम मुलाकात आज होने जा रही है और इस मुलाकात की जैसे ही खबर पहुंची है वैसे ही कान खड़े हो गए हैं। हमारे जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, आज वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल साहब भी मौजूद होंगे और इस मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी मौजूद होंगे। ये 4 लोग हैं जो मुलाकात करेंगे। आज दोपहर 2 बजे का वक़्त मुकर्रर किया गया है। इस मुलाकात के गैर मामूली होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा है, उसके आफ्टर शॉक्स हर 2-3 घंटे के बाद हमारे सामने आ रहे हैं। कभी किसी जज के हवाले से कुछ चीज़ सामने आ जाती है, कभी किसी बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ चीज़ सामने आती है और अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात दोपहर 2 बजे आज होने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि टैक्स के मामलात को सामने रखते हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ ये बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। मगर इस वक़्त पाकिस्तान के हालात कुछ ज़्यादा साज़गार नहीं है और एक ऐसे मौके पे जब ये कहा जा रहा है कि एक दबाव का शिकार है अदलिया और दबाव की और मुदाखलत के तहत अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार किया गया है जजेस के हवाले से, तो ऐसी सूरत में इस नाज़ुक मोड़ के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से होना निहायत ही गैर मामूली है और इसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि शक व शुबहात ज़्यादा बढ़ गए हैं कि क्या वाक़ई जो जजेस ने ख़त लिखा है उसके अंदर कितनी सच्चाई मौजूद है। जो जजेस ने ख़त लिखा है उस ख़त को लेके एक बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है जो खुद जजेस के कंधों पर आन पहुँची है। क्योंकि अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जिस चीज़ से बचना हो या वो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं कन्नी कतराना, जिस मामले से कन्नी कतरानी हो इन लोगों ने या खुद को बचाना हो या दामन झाड़ के गुज़र जाना हो, तो वहाँ पर ये होता है या तो अपने किसी ही अपने प्यारे की कुर्बानी दी जाती है, वो कुर्बानी की शक्ल कोई भी हो सकती है, या फिर सेकंड ये होता है कि बारे सबूत भी उसी बंदे के ऊपर डाल दिया जाता है जो इल्ज़ाम लगा रहा होता है। पाकिस्तान बार कौंसिल के ऊपर इस वक़्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल ये समझती है कि एक 3 जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी बननी चाहिए जो इन मामलात को देखेगी। बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल लाज़मी तौर पे बननी चाहिए। मगर ये जो एक सवाल उठ रहा है कि मुदाखलत जिस इदारे की तरफ से आ रही है, क्या उनका मुहासबा होगा या नहीं होगा? मैं आपके सामने माज़ी की एक मिसाल ऐसी रखती हूँ, 2 मिसालें आपके सामने रखती हूँ, 2 केसेस के हवाले से, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की लाइन क्या होनी चाहिए, या हमारे जो चीफ जस्टिस है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनकी लाइन क्या होनी चाहिए। माजी के 2 केसेस हैं, एक तो असगर खान केस का हवाला है, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया था। ये 2 केसेस आपके सामने रखते हैं। इन दोनों केसेस के अंदर ये तय किया गया था कि अगर जो फौजी अफसरान है वो सियासत के अंदर मुदाखलत करेंगे, इसमें मैं अभी अदलिया और कानून को बिल्कुल एक साइड पे रख रही हूँ। इन दोनों केसेस में ये तय पाया था कि अगर जो फौजी अफसरान हैं वो मुदाखलत करेंगे सियासत के अंदर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो ये इल्ज़ाम आ रहा है और जो ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, सबूतों के साथ भी आ रही हैं, शौकत सिद्दीकी साहब के केस के अंदर हमारे सामने चीज़ें हैं कि किस तरह से फैज़ हमीद के ऊपर नाम लगता रहा कि वो मुदाखलत करते रहे हैं। मामला ये है कि अगर ये फ़ौजी अफ़सरान या जिनके हवाले से ख़त के अंदर मुबैना तौर पे बयान किया गया है, अगर वो जजेस के ऊपर अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, अदलिया के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, अदालत के मामलात में और फ़ैसलों के ऊपर मुदाखलत का अंसर गालिब है, तो ऐसी सूरत में क्या जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको भी कटहरे में लेकर आएँगे, उन अफ़सरान को भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? एक बड़ा ही अहम सवाल हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर उठाया, जो बिल्कुल ही वैलिड एक सवाल है और पता नहीं कि उस सवाल के ऊपर अमल दरामद होता या नहीं होता। हामिद मीर साहब ने ये सवाल उठाया, अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जो हाज़िर सर्विस अफ़सरान होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बड़ी मुश्किल होती है। मगर क्या ऐसा मुमकिन है कि जो माज़ी के अंदर जिन लोगों के हवाले से या जिन फ़ौजी रिटायर्ड अफ़सरान के हवाले से ये चीज़ें सामने आई थी सबूतों के साथ कि इन लोगों ने अदालत के अंदर मुदाखलत की,
फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की या फैसलों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जजेस के ऊपर। तो क्या ये मुमकिन है कि हाजिर सर्विस के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल है तो रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जो मौजूदा लोग इस चीज़ को दबाव में लेकर आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या उन्हें इबरत की एक मिसाल बनाया जाए, या उनके सामने ये नेक्स्ट फ्यूचर के लिए एक मिसाल हो कि हमें भी कटहरे के अंदर खड़ा किया जा सकता है। तो उन्होंने ये खबर दी कि ऐसा लग रहा है कि जो रिटायर्ड अफसरान इसके अंदर मुलविस थे, जो हाजिर सर्विस लोग हैं, वो अपने उन रिटायर्ड अफसरान को भी इस वक्त बचा रहे हैं। अब ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर, क्योंकि शाहीन साहबाई एक बहुत बड़ा नाम है। वो भी ये समझते हैं कि शायद ऐन मुमकिन है कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो अपनी कन्नी कतरा जाए। उसकी वजह ये है कि मुमकिन तौर पे किसी किसे अपना रूल प्यारा नहीं होता या किसे इख्तियारात प्यारे नहीं होते। जो शाहीन साहबाई साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उनके मुताबिक फायज ईसा साहब शायद अपनी एक्सटेंशन के हवाले से अपना रास्ता हमवार करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पे मैं इसलिए कह रही हूँ बड़ी भारी जिम्मेदारी इस वक्त आन पहुंची है, क्योंकि अगर ऐसी सूरत में अगर ये प्रोसेस के अंदर मामला रहता है, जल्द अज जल्द इसका फैसला नहीं किया जाता, क्योंकि इसी एक फैसले से इमरान खान साहब के केसेस का मामला और पूरी पाकिस्तानी सियासत का मामला जुड़ा हुआ है। अगर काजी फायज ईसा साहब आए बाएं शाय से काम लेते हैं या इसको लंबा लेकर चलते हैं इस मामले को, तो ऐसी सूरत में और उनकी अगर मुद्दत पूरी हो जाती है और एक्सटेंशन उनको मिल जाती है, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम रहेगा, वो जब तक अपने इस ओहदे पर रहेंगे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम रहेगा कि उन्होंने शायद शायद उन्होंने अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए इस मामले को दबाए रखा। और ये जो मैं बात कर रही हूँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के हवाले से फायज ईसा साहब करने जा रहे हैं आज दोपहर 2 बजे। इसमें अगर ये मुलाकात पहले से तयशुदा थी, उसके बावजूद भी ये मुलाकात इस नाज़ुक वक़्त के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सरासर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि काज़ी फायज ईसा साहब ने जितने केसेस भी खान साहब के खिलाफ भुगताए हैं, उसमें उन्होंने नून लीग को फ़ायदा दिया है। और आपको याद होगा जब आइन की गोल्डन जुबली का मामला था और पार्लियामेंट का सेशन था, उसमें भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बुलाया गया था। गो कि उन्होंने अपना दामन साफ कर लिया था इस बात को कह के कि वो सियासी मामलात के ऊपर कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्हें कानून का कहकर यहाँ बुलाया गया था और वो कानून के हवाले से और आइन के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उनके ऊपर एक छाप है कि उन्होंने अब तक जितने भी केसेस निपटाए हैं पीटीआई के खिलाफ, उसके अंदर सरासर जो फायदा समेटा है वो मुस्लिम लीग नून ने समेटा है। इस तरफ एक तरफ तो जजेस के ऊपर भारी जिम्मेदारी है, कन्वेंशन फौरी तौर पे होना चाहिए, और सेकंड ये कि चीफ जस्टिस के ऊपर भी जिम्मेदारी इसलिए है कि अपनी मुद्दत मुकर्रर होने से पहले अगर वो मामले को लंबा लेकर चलते रहे तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, ये बहुत बड़ा बहरान है। अदालतों के अंदर क्या बेंचेस टूट जाएंगे, क्या जजेस माजरत कर लेंगे? और वैसे भी जजेस का ये गिला बिल्कुल जायज़ है कि जो केसेस हैं वो मनपसंद लोगों के पास सिर्फ जा रहे हैं। मनपसंद जजेस जो हैं उनके पास केसेस सारे हाई प्रोफाइल केसेस जा रहे हैं, जब एक पीछे एक पूरी दर्जन भर लोग दर्जन भर जजेस मौजूद हैं, तो उनको इन केसेस के अंदर डिवाइड क्यों नहीं किया जाता? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, एक और बड़ा आम सवाल ये उठ रहा था कि इस खत के अंदर, इसके मतन के अंदर जो वाक़यात बयान किए हैं जजेस ने, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा खौफ़नाक वाक़या है वो ये है कि जजेस के घरों के अंदर कैमरे किस तरह से नस्ब हो सकते हैं। ये एक बड़ा वैलिड सवाल था। तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊँ कि ये जिन जजेस के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी उनके घरों में कैमराज़ नस्ब थे, बल्ब के अंदर कैमरे नस्ब थे, या उनके जो अपने कमरे थे उनके अंदर नस्ब थे, उनकी नक़्ल-ओ-हरकत भी रिकॉर्ड हो रही थी, और इसके अलावा उनकी जो प्राइवेसी थी वो मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड हो रही थी यूएसबी कैमरास के साथ। मैं आपको ये बताऊं कि जब जजेस मुंतखब होते हैं तो एक सरकारी घर भी उनको अलॉट किया जाता है। वो आपकी अपनी सवाबदीद है, बड़े लोग हैं, मोस्टली ये होता है कि सरकारी घर वो ले लेते हैं। सरकारी घर जब आपको दिया जाता है तो जिस जज साहब का अंदर जिक्र है कि उनकी प्राइवेट फिल्में जो है, खुफिया फिल्में उनकी रिकॉर्ड की गई, उनके घर के अहल खाना की नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया गया, तो वो एक सरकारी घर था। सरकारी घर के अंदर ही जगह-जगह मुख्तलिफ कैमरे लगाए गए थे, फिक्स किए गए थे। किसी को बल्ब में फिक्स किया था, कोई पंखे के अंदर था, कोई कमरे के किसी नुक्कड़ पर था, ताकि इन चीज़ों को रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल किया जा सके। तो ये वो तरीक़ेकार होता है कि जब घरों के अंदर कैमराज़ लगाए जाते हैं, तो ये बड़ा ही संगीन मामला बनता जा रहा है। और इस वक़्त आफ्टर शॉक्स उसके जारी हैं। किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या करनी है। और लेकिन इस वक्त पीटीआई की अपनी कमर कस चुकी है। इस वक्त इमरान खान साहब ने भी टास्क दे दिया अपने लोगों को कि इस मामले को आपने अब मरने नहीं देना, इसको दफन नहीं होने देना, इसको जिंदा रखना है और इसकी शफाफ तहकीकात तक आपने इसके पीछे लगे रहना है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल